प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यह अध्याय हम आज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ बातों को समझेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे इस अध्याय का मतलब भी हम समझेंगे। और आज हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसको किस तरह से दर्शाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसके पहले जो अध्याय 2 पढ़ा था उसमें हमने चर के बारे में पढ़ा था कि चर क्या होता है। तो हमने कहा था कि चर मतलब इसको हमने कहा था वेरिएबल। चर क्या होता है? जिसका मान बार बार बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे x है, y है, z है, u, v, w, t, ये सब चर है। मतलब हम जो अल्फ़ाबेट देखते हैं उसमें लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वो उनको हम चर के लिए उपयोग करते हैं, और शुरू के जो लेटर होते हैं a b c d, इनको हम अचर के लिए उपयोग करते हैं। तो इनको हमने चर कहा था। x है, y है, z है, u, v, w, t, ये क्या है? हमारे चर है। ठीक। अब चर को समझने के बाद हमको ये देखना है कि बहुपद क्या है। पिछले अध्याय में हमने देखा था बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद क्या है? तो कि नाम से ही समझ में आता है, बहुपद यानी ये बहुत सारे पदों से मिलकर बना होगा। डॉट 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 यानी इसके आगे और ये जो पद होता है ये कैसे मिलकर बना होता है? ये बना होता है चर, इसके साथ होता है कोई अचर, और चर की होती है घात। तो ये जो है जिसमें अचर होता है, चर होता है और घात होती है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसको हम कहते हैं पद। यानी कोई भी अगर पद है तो पद कैसे कैसे मिलकर बना होता है? एक तो अचर होता है, अचर मतलब कोई वास्तविक संख्या होती है। चर का मतलब बता दिया आपको, x y z u v w t, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और उसकी घात होती है। लेकिन ये जो घात है ये घात धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक घात होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये समझा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद में भी हमने ये पढ़ा था रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये, या फिर हमने लिखा 3u प्लस 4w, या फिर हमने लिखा 3x प्लस 4y। तो इस तरह से ये जो हमने लिखा है ये बहुपद है, इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और इसमें जो चर है, जैसे ये चर है, इसमें कितने चर मिलेंगे आपको? 3 चर है, x, y और z। इसमें 2 चर है, u और v। इसमें भी 2 चर है, x और y। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें 3 चर है, लेकिन तीनों की अगर आप घात चेक करेंगे, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 1 होती है। ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 होती है, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर भी इसमें चर की घात 1 है, चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है, चर की घात 1 है। ये सारे के सारे क्या है? ये रैखिक बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर हम इसके बराबर, ये जो रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद के बराबर अगर हम कुछ लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के कुछ लिखते हैं, चाहे 0 लिखें या कोई भी संख्या लिखें, इसके बराबर, बहुपद के बराबर,
और जनरली हम रैखिक बहुपद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण पढ़ने के लिए हम रैखिक बहुपद को पहले पढ़ रहे हैं। तो ये जो रैखिक बहुपद है इसको तो आपने समझ लिया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती है, 1 होती है। इसमें चर की उच्चतम घात 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब रैखिक समीकरण क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, जैसे ये हमने लिया रैखिक बहुपद, फिर से इसी को ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, और इसके बराबर हमने कुछ लिख दिया, 0 लिख दिया या कोई संख्या लिख दी, जैसे मान लीजिए लिख दिया 5, या फिर इसके बराबर हमने लिख लिया 3u प्लस 4w बराबर 0 लिख दिया मान लीजिए। उसी प्रकार हमने लिया 3x प्लस 4y बराबर लिख दिया 6। तो बराबर में अगर हम कुछ लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रैखिक समीकरण हो जाता है। मतलब रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण में क्या अंतर है, सिर्फ इतना अंतर है कि अगर हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाते तो हमारा बहुपद होता है, और अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वो हमारा समीकरण होता है। और यहाँ हम रैखिक की बात कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं बहुपद द्विघात भी होता है और त्रिघात भी होता है, ये आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से रैखिक समीकरण में बराबर का चिन्ह आपको दिखेगा, और समीकरण ना बोलते हुए आप इक्वेशन बोलो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने ये 3 समीकरण लिख दिए, 3 इक्वेशन इसमें लिख दिए। अब हमको पढ़ना क्या है, देखो अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी युग्म को हम रहने देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हमने जो समीकरण लिए हैं इसमें 3 चर हैं। कितने चर है, 3 चर हैं। इसमें कितने चर है, 2 चर है। इसमें कितने चर है, x और y 2 चर है। तो हमको कौन से पढ़ना है, केवल 2 चर वाले पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है जिसमें केवल 2 चर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2x प्लस 5y बराबर 3, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमको क्या पढ़ना है, इस अध्याय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक समीकरण क्या होता है आपने समझ लिया, और साथ में 2 चर का मतलब कोई भी 2 चर होना चाहिए, और रैखिक बोला है तो चर की घात 1 भी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक शब्द और आया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ी या जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, या इसको कहते हैं पेयर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इस अध्याय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ना है, जोड़े पढ़ना है। मतलब आपको कोई 2 समीकरण दिए रहेंगे या 2 समीकरण आपको बनाना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से हमारा अध्याय का जो मतलब है हमने समझ लिया। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमको 2 चरों के बारे में पढ़ना, जैसे मान लीजिए x और y है, कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। रैखिक समीकरण, अब समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण ये भी आपने समझ लिया। युग्म मतलब 2 समीकरणों का इसमें आपको मतलब समीकरणों का जोड़ा मिलेगा। युग्म यानी क्या होता है, जोड़ा होता है। तो इस तरह से आपने नाम का मतलब समझ लिया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। लेकिन रैखिक समीकरण के पहले रैखिक बहुपद भी आपने समझा, रैखिक बहुपद क्या होता है, और रैखिक बहुपद जो होता है उसी में अगर हम बराबर का चिन्ह लगा के अगर कुछ लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है रैखिक समीकरण। तो इस तरह से इस अध्याय में पढ़ना हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये आपके अध्याय के नाम का मतलब हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 रैखिक समीकरण हैं, जैसे यहीं से उठा लेते हैं। जैसे हमने लिया मान लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 6, और एक लिया हमने 2x प्लस 5y बराबर 3। ये दोनों क्या है, रैखिक समीकरण हैं, और इसमें 2 चर हैं, और साथ में 2 समीकरण एक साथ दिए हैं। मतलब ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। किसका, 2 चर वाले, 2 चरों का। तो 2 चरों का रैखिक समीकरण का एक युग्म हो गया। अब इनको हल करने की हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको भी हमको देखना है। तो
रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की सबसे पहली विधि तो हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में हमको ग्राफ बनाकर बताना पड़ेगा और ग्राफ बनाकर हम ये बताएंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा और उसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक तो हमको इसमें पढ़ना है ग्राफीय विधि और ये हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.1 में, और साथ में 3.2 में। तो ग्राफीय विधि हमको दो प्रश्नावलियों में पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ये हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.3 में। प्रतिस्थापन का मतलब हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे और उन दोनों समीकरणों में से हम x या y का मान किसी एक समीकरण से निकालकर, किसी एक इक्वेशन से निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे और रखने के बाद हम एक चर का मान ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर फिर दूसरे चर का मान ज्ञात, मतलब प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब किसी चर को हम हटाएंगे, एक समीकरण से उस चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर हम उस चर को हटाएंगे, किसी एक चर को प्रतिस्थापित करेंगे। तीसरा हमको पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.4 में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमको दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे उन दो रैखिक समीकरणों में से किसी एक चर x या y का हम विलोपन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो इनको किसी भी एक पद को, इसको हम पद कहते हैं, किसी भी एक पद को या तो इन पदों को या इन पदों को हम समान बना के उसको वहाँ से विलोपित कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद जो चर बचेगा उसका मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोनों में से किसी एक समीकरण में निकाले गए चर का मान रखकर दूसरे चर का मान हम ज्ञात करेंगे। जैसे जैसे आगे आएगा प्रश्नावली आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हो सकता है कि सुनने से उतना क्लियर ना हो क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में ही सारी चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, इसलिए आप इसको क्रम से देखेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब आप इन प्रश्नावलियों में जाएंगे तो मैंने जो बातें आज बताई है उनका मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और एक हमको पढ़ना है वज्र गुणन विधि। ये हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.5 में, और फिर एक प्रश्नावली 3.6 आएगी। उसमें ये जो जितनी भी मेथड्स है, जितनी भी विधियाँ है, ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, इन सारे विधियों के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रश्नावली 3.6 में। तो इस तरह से यहाँ से तो आपको ये भी आज पता चल गया कि इसमें टोटल प्रश्नावलियाँ जो है वो 6 प्रश्नावलियाँ हैं। तो 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि पढ़ना है, मतलब ज़्यादा हमको ग्राफीय विधि के बारे में अध्ययन करना है। और जब आप इसको पढ़े तो आपके पास ग्राफ पेपर होना जरूरी है क्योंकि उसमें ग्राफ ज़्यादा अच्छे बनते हैं। फिर प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि है। तो इस तरह से आपने इसमें अध्याय का मतलब समझ लिया, साथ में आपने ये समझा कि इसमें कौन कौन सी विधियाँ आपको पढ़ना है, कौन कौन सी प्रश्नावलियों में पढ़ना है। अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है। तो हम हेडिंग बनाते हैं रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप किस तरह से होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर a और b इनके मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब भी आप समझ लेना कि दोनों के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके वर्गों का योग 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कहने के लिए तो हमने कह दिया
कि ए और बी के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन वास्तव में इनके वर्गों का जो योग है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो यहाँ ए बी सी है वास्तविक संख्या। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या बना सकते हैं, हम रैखिक समीकरण की परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। रैखिक समीकरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं हैं। तब ऐसा समीकरण जो है चर x और y में, तब ऐसा समीकरण चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा ध्यान रखना, रैखिक समीकरण हम किसको बोलेंगे कि ऐसा समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य के बराबर नहीं होने चाहिए, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। तब ऐसा समीकरण चर x और y में क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यह रैखिक समीकरण को भी हमने यहाँ पे परिभाषित कर दिया। अब सबसे पहले एक रैखिक समीकरण लेके, अभी हम युग्म के बारे में नहीं बात करते हैं, अभी हम सिर्फ बात करते हैं एक रैखिक समीकरण की। तो हम रैखिक समीकरण ले लेते हैं, पढ़ना तो हमको युग्म ही है, लेकिन हम एक रैखिक समीकरण लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने एक रैखिक समीकरण लिया 2x प्लस 3y बराबर 5, ये रैखिक समीकरण है। अब इस रैखिक समीकरण में हम x और y के क्या मान रखें कि दोनों साइड आपस में बराबर आ जाए। दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में बराबर आ जाए। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x बराबर हम 1 रखते हैं और y बराबर हम अगर 1 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2 गुना x का मान 1 रखेंगे प्लस 3 गुना y का मान 1 रखेंगे बराबर 5। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 1 हमने जब रखा, x का मान 1 और y का मान 1 हमने रखा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आए। अब इन मानों को लिखते कैसे हैं, तो हम लिखते हैं मानों को इस तरह से x, y, तो x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान 1 और y का मान 1 जो है, मतलब 1 1 जो है, ये इस रैखिक समीकरण का क्या है, एक हल है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हम x की जगह अगर 1 रखते हैं और y की जगह मान लीजिए हमने 2 रख दिया। अब हल करके देखते हैं इसी भी समीकरण में, रैखिक समीकरण में। तो 2 गुना x का मान 1 रखेंगे प्लस 3 गुना y का मान 2 रखेंगे बराबर 5। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 5, 6 और 2 8 होगा और यहाँ पे ये 5 होगा। क्या ये 8 और 5 बराबर है दोनों? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का हल नहीं है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 1 रखा, तो दोनों मानों ने क्या कर दिया, रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट करने का मतलब, सेटिस्फाई करने का मतलब ही है कि वो दोनों मान जो है वो उस रैखिक समीकरण के हल हैं। और यहाँ पे इन मानों ने, x का मान 1 है और y का मान 2 है, इन मानों ने इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। इसका मतलब ये मान जो है इस रैखिक समीकरण का हल नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब हम व्यापक रूप में रैखिक समीकरण युग्मों को कैसा लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
ये एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। उसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। तो ये दो रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हो गए। तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो गया और वो काय में हो गया, x और y में। तो इस तरह से दो चरों x और y में रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो गया। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगे, अभी बताया इसके पहले abc क्या थे, abc वास्तविक संख्याएं कहाँ था। तो उसी प्रकार हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, ये है वास्तविक संख्याएं। मतलब संसार में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं। और साथ में a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इसका मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप में अगर कहा जाए तो व्यापक रूप में रैखिक समीकरण युग्म को इस तरह से दर्शाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं और a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग तथा a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग, इनके मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हम देखते हैं रैखिक समीकरण का ग्राफ। देखिए यहाँ पे हमको जो ग्राफ पढ़ना है वो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ पढ़ना है, लेकिन आपकी नौवीं की जो बातें हैं, कुछ ग्राफ आपने नौवीं में पढ़े होंगे, तो उस बात को हम थोड़ा ताज़ा कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग रैखिक समीकरण का ग्राफ, यानी एक सिंपल समीकरण, जो रैखिक समीकरण एक समीकरण लेकर उसका हम ग्राफ पहले बनाना देख लेते कि किस तरह से आप बनाते हैं। यह आपने नौवीं में भी सीखा है और यहाँ फिर से आप इसको सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, मान लीजिए 2x प्लस 4y बराबर 8, ये हमारा रैखिक समीकरण है और दो चर वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रैखिक समीकरण है, हम यहाँ x के मानों को रखकर y के मान या y के मानों को रखकर x का मान निकाल सकते हैं। और आप x के y के आपको जो लगता है उन मानों को रखकर आप सिंपली x और y के मान निकाल सकते हैं। और कम से कम आपको 2x और 2y के मान चाहिए, क्योंकि इस तरह से लिखने का जो तरीका है x, y, यहाँ x का कोई मान होता है और y का कोई मान होता है, इसको कहते हैं बिंदु। इसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु xy, ये क्या है, बिंदु xy है। तो कम से कम ग्राफ बनाने के लिए हमको दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम x और y के कम से कम दो मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं जो मान रखूँगा वही मान आप रखें, आप अपने हिसाब से भी x और y के मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, कम से कम दो हमको x के मान चाहिए और 2 y के मान चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि किस तरह से, क्योंकि जनरली ये काम पहले तो आप इसको रफ में करके देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे ना तो इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएंगे। और प्रैक्टिस होने से क्या होगा कि उसके बाद आप मन ही मन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान अगर यहाँ 0 रखता हूँ तो क्या होगा, ये 2 गुना 0 प्लस 4y बराबर 8, ये तो 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर 8, तो y का मान कितना मिलेगा, 8/4। ये रफ कार्य है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y का मान 2 मिल गया। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, y का मान अगर 0 रखता हूँ तो क्या होगा, 2x प्लस 4 गुना 0 बराबर 8, तो 2x ये तो 0 हो जाएगा बराबर 8, तो x बराबर होगा 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x का मान कितना मिल गया, 4। तो हमको दो बिंदु मिल गए, एक तो मिल गया 0 2, x का मान 0 और y का मान 2, इस तरह से हम लिखते हैं। तो एक बिंदु मिल गया हमको 0 2 और एक बिंदु हमको कौन सा मिल गया, 4 0, क्योंकि पहले हमेशा x का मान होना चाहिए फिर y का मान होना चाहिए, पहले x का मान होना चाहिए y का मान। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप जरूरी नहीं इसके आगे भी और डिब्बे बना के और मानों को आप रख के, यहाँ पे मैंने x का मान 0 रखा, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के,
-1 रख के, -2 रख के, -3 रख के, वैसे y के मान अलग अलग रख के आप बहुत सारे बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे मानों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको ग्राफ बनाने के लिए केवल 2 बिंदु चाहिए, तो इस तरह से हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए, 0, 2 और 4, 0, मतलब x का मान 0, y का मान 2, x का मान 4 और y का मान 0। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ पेपर पर, तो ये जो मान हमको मिले हैं, इन मानों को हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान हमको मिला है 0 और y का मान मिला है 2। तो ये ग्राफ पेपर जो देख रहे हैं आप, इसमें ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। तो ये x के धनात्मक मान इधर मिलेंगे, x के ऋणात्मक मान इधर, इसी प्रकार y के धनात्मक मान इधर है और y के ऋणात्मक मान इधर है। अब हमको क्या मिले बिंदु, एक तो हमको मिला 0 x का मान, तो 0 तो यही मिलेगा x का मान, y का मान 2, तो y के लिए 2 आपको चलना पड़ेगा इधर। तो ये आपका बिंदु है, x का मान 0 है और y का मान 2 है। x का मान कितना है, 0 है और y का मान 2 है। दूसरा बिंदु हमको क्या मिला, दूसरा बिंदु हमको मिला 4, 0, यानी x का मान 4, तो x का मान 4 ये है और y का मान 0 है, तो 0 यहीं पे होगा। तो ये दूसरा बिंदु हमको मिलेगा, यहाँ पे x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो इस तरह से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। और हमको ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरह से, स्केल का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको मिला पाएंगे। और ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी से आपका ग्राफ एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये हमको मिल गई एक रेखा। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ वास्तव में दर्शाता क्या है, इसको हमको समझना है। ये ग्राफ ये दर्शाता है कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु मिलेंगे, चाहे ये बिंदु हो, मतलब जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे, अगर हम किसी एक बिंदु को उठा लेते हैं, एकदम परफेक्ट बिंदु उठा लेते हैं, जैसे ये वाला बिंदु हमने लिया, इस बिंदु पर x का मान कितना है, x का मान है 2 और y का मान कितना है, y का मान है 1। ध्यान से समझना, इस बिंदु पर x का मान कितना है, तो x का मान है 2 और y का मान कितना है, 1 है। x का मान 2 है, y का मान 1 है, इनको बढ़ाना पड़ेगा ऐसा, तब जाके बिंदु यहाँ मिलेगा। तो ये 2, 1, मतलब ये ऐसा बिंदु है, ये 0, 2 तो इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर ही रहा है। अगर हम यहाँ x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं तो ये दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं। अगर ये 4 और 0 लगते तो भी दोनों साइड बराबर आते हैं। लेकिन इस रेखा पर ये जो बिंदु मिल रहा है 2, 1, अगर इस बिंदु को हम इस रैखिक समीकरण में रखते 2, 1 को, देखिए यहाँ अगर हम 2 और यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 8, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 बराबर 8, मतलब 8 बराबर 8। कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझना कि इस रेखा पर हमने ये जो ग्राफ हमने बनाया 2 बिंदुओं से मिलकर बनाया है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। लेकिन इसके अलावा इस रेखा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, इधर भी इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा पर जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे, जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे, उस प्रत्येक बिंदु के द्वारा हमारा जो रैखिक समीकरण था, जिससे हमको ये 2 बिंदु हमने बनाए, ये जो रैखिक समीकरण है, उस रैखिक समीकरण में इस प्रत्येक बिंदु के जो मान है, इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये ऐसा रैखिक समीकरण है, मतलब ये ऐसा ग्राफ है कि इस ग्राफ पर जितने भी, ध्यान से समझिएगा, इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे, उस प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, यानी कि प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, हमारा जो रैखिक समीकरण था कौन सा, 2x प्लस 4y बराबर 8, इसी से हमने ग्राफ बनाया है। तो इस रैखिक समीकरण को इस रेखा पर मिलने वाले प्रत्येक बिंदु उसको संतुष्ट करेंगे। मतलब हर बार जिस भी बिंदु को, इस रेखा पर के जिस भी बिंदु को आप x और y की जगह पर मान रखेंगे, तो दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में बराबर आएंगे। तो इस तरह से एक रेखा को लेकर हमने ग्राफ बनाया। फिर इसके अगले पार्ट में हम 2 रैखिक समीकरणों को लेकर, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को लेकर उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम 2 रैखिक समीकरणों को लेकर उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे और इसके आगे की बातों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।